ईरान जिस तरीके से अटैक कर रहा था अपनी नेबरिंग कंट्रीज ओमान यूएई के ऊपर, तो ऐसा लग रहा था कि थोड़े बहुत दिन के अंदर एक रीजनल वॉर होने वाला है। बट ईरान एक स्टेटमेंट देता है और सब कुछ बदल जाता है। ईरान कहता है अब हम अपनी नेबरिंग कंट्रीज के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। इस सब की शुरुआत होती है यूएसए की ईरान के ऊपर अटैक करने से, और उसके बाद कल डोनाल्ड ट्रंप ये कह देते हैं कि ईरान को बिना किसी शर्त के सरेंडर करना पड़ेगा, वरना कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। हेलो एंड वेलकम टू द इन्फॉर्मेशन, लेट्स डाइव डीप इनटू इट। मैं सौरभ और इसे अच्छे से समझते हैं। पिछले एक मंथ से मिडिल ईस्ट की सिचुएशन बहुत डेंजरस हो गई है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर एक साथ ईरान पे अटैक करा है। अब ईरान फियर्सली अमेरिकन बेसिस पे अटैक कर रहा है, जो कि उसकी नेबरिंग कंट्रीज में है। दूसरा, इसको और एस्केलेट कर देती है अमेरिकन नेवी की प्रेजेंस इस एरिया में। रीजन इसका ये है क्योंकि यहाँ से दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रूट जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि ईरान से होकर गुजरता है, जहां से दुनिया का 20% ऑयल सप्लाई होता है। अगर ये सिचुएशन और ट्रिगर होती है तो एक इकोनॉमिक शॉक बन जाएगा। इसलिए पूरी दुनिया वाशिंगटन और तेहरान के हर एक स्टेप को बड़ी कॉन्शियसली देख रही है और ऑब्जर्व कर रही है। लेकिन क्वेश्चन वही आता है कि ईरान इन कंट्रीज के ऊपर अटैक कर क्यों रहा है। ईरान का कहना है कि हमारे इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग पता चला कि यहाँ पे कुछ अमेरिकन एजेंसीज हैं जो सीक्रेटली हमारे ऊपर नजर रखे हुए हैं। दूसरा, इन कंट्रीज के अंदर यूएई, ओमान, बहरीन, कतर, इन सब कंट्रीज के अंदर अमेरिकन नेवी बेस हैं और आर्मी बेसिस है, तो हमने उनके ऊपर अटैक किया है। इस वजह से ये कंट्रीज वापस रिटालिएट भी नहीं कर पा रही, क्योंकि ईरान का जो कहना है वो वैलिड है। के बाद डोनाल्ड ट्रंप की कमेंट आती है और वो ईरान को धमकी देते हैं, कहते हैं कि बिना किसी शर्त के सरेंडर कर दो, वरना इसके जो रिजल्ट होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो बहुत खतरनाक होंगे। जिसको लेके ईरान के प्रेसिडेंट क्लियरली मना कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं और कहते हैं कि टेक योर विश टू द ग्रेव। ये वॉर शुरू होने से पहले अमेरिका ने सोचा भी नहीं होगा कि ईरान इतनी गंदी तरीके से इतना हार्शली रिटालिएट करेगा। इन सब के बाद जो ईरान के प्रेसिडेंट होते हैं वो अपनी नेबरिंग कंट्रीज से माफी मांगते हैं अटैक करने को लेके। वो कहते हैं कि हमने सिर्फ यूएस जो बेसिस थे उनको टारगेट किया था और किसी को नहीं। और पलट के फिर कहते हैं कि जो अमेरिका का जो ड्रीम है ना, यूएसए का जो ड्रीम है कि ईरान को घुटनों पे ला देंगे और बिना किसी शर्त के सरेंडर कर दो, तो उसको लेके कहते हैं कि जाके इसको, इस ड्रीम को अपनी कब्र के साथ ले जाना, मरते टाइम ले जाना। तो ईरान जिस तरीके से यूएसए को फेस कर रहा है, कहीं से भी हमें नजर नहीं आता कि ईरान बहुत इजीली, बहुत जल्दी घुटने टेकने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से उसने इजराइल और अमेरिका को चौंका दिया अटैक करके, वो हैरानी की बात है। उसके बाद वो फर्दर यही कहते हैं कि जो नेबरिंग कंट्रीज हैं यूएई, ओमान, कतर, बहरीन, वो कहते हैं कि हम इन कंट्रीज पे अटैक नहीं करेंगे अब आगे से, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई रीजनल कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाए। हमारा जो मेन टारगेट है वो सिर्फ यूएसए और इजराइल है। ये मैं देख पा रहा हूँ क्लियरली कि जिस तरीके से इजराइल के ऊपर अटैक किया जा रहा है, इजराइल और यूएसए ने सोचा भी नहीं होगा कि ईरान इतना फियर्सली अटैक करेगा उनके ऊपर। उन्हें लगता था कि ईरान के पास क्लस्टर बम की टेक्नोलॉजी नहीं है। क्लस्टर बम वो होता है जो एक मिसाइल में जाता है और उसका मुंह खुल जाता है और हजारों बम गिरते हैं। इसको लेके इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो भी फेल कर गया है। अब गल्फ कंट्रीज जो है वो इसलिए भी डरी हुई है ईरान और इजराइल वॉर और यूएसए की वॉर से, क्योंकि जितने भी बड़े बेसिस हैं यूएसए के, वो सारे के सारे गल्फ कंट्रीज में। जैसे सबसे बड़ा कतर के अंदर एयरबेस है यूएसए का, उसके बाद 5th फ्लीट नेवी जो है वो बहरीन के अंदर है। तो इससे ये दिखता है कि जब भी ईरान टारगेट करेगा, इन्हीं एरियाज को टारगेट कर रहा है, जिससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो गल्फ कंट्रीज हैं वो ड्रैग हो जाएंगी इसके अंदर, और ये एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की तरह इमर्ज होगा, एक दूसरे पे अटैक करेंगे। अब इससे होगा क्या कि प्राइमरली जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके जो ट्रेड रूट्स हैं, ऑयल रूट्स हैं, वो ब्लॉक हो जाएंगे। प्राइस जो है ऑयल को बहुत तेजी से हाइक करेंगे और वो नेगेटिवली इफेक्ट करेगा गल्फ कंट्रीज की इकोनॉमी को, जो कि ऑयल बेस्ड है अभी भी। तो फिर ईरान की स्ट्रेटेजी में ये चेंज क्यों? इसका जो सबसे प्राइमरी रीजन हमें नजर आता है वो है इकोनॉमी, क्योंकि ईरान की इकोनॉमी ऑलरेडी डैमेज्ड है। अगर ये वॉर लंबा चलता है तो वो और ज्यादा डैमेज हो जाएगी और इफेक्ट। दूसरा रीजन यूएस का डायरेक्ट इंटरवेंशन। दैट मींस कि वो अटैक कर सकता है डायरेक्टली ईरान के अंदर, या फिर अपने सोल्जर भेज सकता है, जिससे एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चला सकता है। तीसरा रीजन हमें नजर आता है डिप्लोमेटिक प्रेशर। दैट मींस वो वेस्टर्न कंट्रीज जो समझती थी कि ईरान के साथ गलत है, अब वो भी उसे सही ठहरा रही है। लास्टली रीजनल आइसोलेशन। अगर ईरान इस तरीके से अटैक करता रहा तो रीजनली आइसोलेट हो जाएगा, इसलिए उसने अटैक बंद करके जो हॉस्टिलिटी उसे कम किया है। ईरान की इन स्टेटमेंट से ऐसा लगता है कि जो मिडिल ईस्ट का फ्यूचर है वो अभी तो ठीक है, क्योंकि ईरान की स्टेटमेंट से लगता है कि डी एस्केलेट कर रहा है वो, लेकिन एक छोटी सी भी कन्फ्रंटेशन जो है, जो चेस बोर्ड बना हुआ है मिडिल ईस्ट, उसके अंदर वॉर छिड़ सकती है, और जो बहुत ज्यादा फ्रेजाइल पीस है जो अभी तक बनी हुई है, वो मिडिल ईस्ट के बहुत बड़े कन्फ्रंटेशन के रूप में आ सकती है, जैसा कि हमने पास्ट में देखा है। आपका क्या कहना है?
कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सो वी कैन ग्रो टुगेदर।